तो आज अपन स्टार्ट करेंगे जो अपना दीर्घनजीवितम अध्याय चल रहा था उसका तीसरा पार्ट आज कवर करेंगे अपन, जिसमें कोटेशन नंबर 63 है, उसमें 65 है, सॉरी 63 64 में देखना यहाँ पर रस के लक्षण दे रखे हैं, है ना। इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर, ध्यान रखना। रस के लक्षण दे रखा है यहाँ पर। तो देखो इसमें श्लोक आता है रसानार्थो रसम। रस किसे कहते हैं? जो रस जीवा इंद्रिय होती है वो जिसको अर्थ को ग्रहण करती है उसको क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ये डेफिनेशन आपके डीजी में भी काम आने वाली है कि रसानार्थो रस, है ना। वहाँ पर एक डेफिनेशन और आती है जिसमें आती है रस्यते आसादते इति रसम। जीवा द्वारा जिसको स्वाद लिया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो ध्यान रखना ये डेफिनेशन दो जगह काम आएगी, इसलिए इसको रट लेना, है ना। ठीक है, तो रसानार्थो रस। तस्य कौन से महाभूत होते हैं? द्रव्यम आपः शीति। तो देखो आप किसे बोल रहे हैं? जल महाभूत को। शीति किसको बोलते हैं? पृथ्वी महाभूत। तो ध्यान रखना इस रस का लक्षण में पहले तो आप डेफिनेशन बता दो, फिर रस के आधारभूत द्रव्य क्या होते हैं या आधारित द्रव्य क्या होते हैं। तो जल और पृथ्वी। पृथ्वी को शीति ही बोलना क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट ही श्लोक में से उठा लेता है ऑप्शन, इसलिए ध्यान रखना आप्य और शीति दो ही चीज़ होते हैं, ठीक है। और रस की उत्पत्ति में कितने महाभूत होते हैं? तो वो भी कितने होते हैं? आप्य और शीति, ये दो ही होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखो आगे क्या बोल रहा है। निवृत्तो च विशेष च प्रत्यय ख आदि त्रय। ये बोल रहा है कि विशेष से प्रत्यय, देखना विशेष जो ज्ञान करवाने वाले होते हैं वो जो बच गए वो महाभूत। तो देखो कौन कौन से महाभूत होते हैं? आकाश होता है, वायु होता है, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत होते हैं। तो पृथ्वी और जल महाभूत तो क्या हो गए? इनकी उत्पत्ति में कारण हो गए, या इनकी निवृत्ति मतलब उत्पत्ति हो गई, और इनके जो आधारभूत द्रव्य है उसमें कारणभूत हो गए दोनों। अब जो बच गए ऊपर वाले 3 वो क्या होंगे? विशेषतः जो टेस्ट करवाने वाले होते हैं या विशेष ज्ञान करवाने वाले, तो जैसे मधुर हैं, कटु है, अम्ल है ना, 6 रस पढ़े अपन ने, उनका टेस्ट जो करवाने वाले हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? ये 3 महाभूत ऊपर वाले, है ना, आकाश, वायु, अग्नि। तो क्या करवाना? विशेष ज्ञान करवाने वाले होते हैं, जबकि नीचे वाले 2 क्या होते हैं? ये एक तो आधारभूत द्रव्य भी होते हैं और उत्पत्ति में भी यही 2 महाभूत होते हैं। देखो मैंने नीचे लिख भी रखा है, आप्य और शीति। रस का आधार भी होते हैं, रस की निवृत्ति में कारण होते हैं, और रस की अभिव्यक्ति वो उत्पत्ति में भी कारण होते हैं। तो आप भी इस तरह याद रखना है इसको, ठीक है। बाकी जो बच गए कौन से? आकाश, वायु आदि, ख आदि यानी त्रय जो महाभूत है वो किसमें? विशेष प्रत्यय यानी विशेष रूप से ज्ञान करवाने में कारण होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। देखो अब नेक्स्ट चलते हैं अपन यहाँ पर। तो यहाँ दे रखा है नेक्स्ट में एक आपको ये याद रखना है, विमर्श में हाईलाइट भी कर लेना, रस्यते आसादते इति रस। जब आप द्रव्य गुण पढ़ोगे तो वहाँ पर रस पढ़ोगे, है ना, रस वाला चैप्टर, रस विज्ञानी, तो वहाँ पर आप ऐसे ये डेफिनेशन बार बार याद करनी पड़ेगी आपको, इसलिए आप यहाँ याद कर लेना इसको, ठीक है। फिर देखो रस के भेद कितने होते हैं? अपन जानते हैं मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। यही बोला है, मधुर को साधु बोल दिया, अम्ल है, लवण है, कटु है, तिक्त है और कषाय, ठीक है। तो षट को अयम रसानाम संग्रह कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है, बस इतना सा याद रखना। फिर देखो रसों के कार्य बता रखे। तो आपने जब आयुष्कामी चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ एक श्लोक आता है, तत्राधा मारुंतन धनंती त्रय अस्तित्या कपम कषाय तिक्त मथुरा पीत मन्यंतु कुर्वन्ते। ये श्लोक आपने सबने पढ़ा होगा और याद भी होगा आपको। तो देखो ये क्या कहता है कि जो ऊपर वाले 3 रस होते हैं, कौन से? ये वाले, ये क्या करते हैं? कफ का शमन करते हैं, है ना। तत्राधा मारुतन धनंती त्रय अस्तित्या कपम, यानी ऊपर वाले, सॉरी मैं गलत बता दिया, ऊपर वाले जो 3 रस है वो क्या करते हैं? वात का शमन करते हैं। नीचे वाले जो 3 रस है वो कफ का शमन करते हैं, ठीक है। अब देखो तत्राधा मारुतन धनंती, ऊपर वाले 3 हो गए वात का शमन, त्रय अस्तित्या, नीचे वाले कटु, तिक्त, कषाय, ये क्या कर रहे हैं? कफ का शमन कर रहे हैं। और कषाय तिक्त मथुरा, यानी तिक्त और कषाय और ऊपर से मधुर, ये किसका शमन करेंगे? पित्त का। यानी 3 रस का कॉम्बिनेशन बता दिया। इसके जो विपरीत होते हैं वो अपोजिट काम करते हैं। जो वात का शमन कर रहे हैं वो कफ को बढ़ाएंगे, जो कफ का शमन कर रहे हो वात को बढ़ाएंगे। आप पढ़ के आ चुके हो, कोटेशन याद भी है, लेकिन ध्यान रखना पित्त वाले केस में ध्यान रखना, पित्त क्या करता है? कौन से शमन करता है? तो नीचे वाले 2 हो गए और ऊपर वाला 1 रस हो गया, ये वाला ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या करता है? पित्त का शमन। अब जो बीच में बच गए 3 रस, अब ये क्या करेंगे? पित्त को बढ़ाएंगे, अम्ल, लवण, कटु बढ़ाते हैं ना पित्त को, आप जानते हो ये चीज़। तो एक कोटेशन याद होना चाहिए जिसको यहाँ पर चरक ने अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन कर रखा है। साधु, अम्ल, लवणम, वायु, जो मैं बताया वो सारे के सारे इस फॉर्म में दे रखे, जबकि अपना कंपाइल कर दिया था किसने? भागभट्ट ने इसको अच्छी तरह कंपाइल कर दिया, ईजी तरीके से बता दिया। यानी ज़्यादा बड़ा श्लोक नहीं है, छोटी सी लाइन है, आपको याद होनी चाहिए ये वाली लाइन,
ठीक है। बार बार चिकित्सा में भी ये काम में आती है कि वात का शमन करना, तो कौन से रस वाले द्रव्य लें, तो पता होना चाहिए ना, मधुर अम्ल लवण क्या करेंगे, वात का शमन करेंगे, है ना। और कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, है ना, कहने का मतलब कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप क्वेश्चन सोल्व आउट कर लो, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, वाग्भट ने ये चीज़ भी बता दी, यथापूर्वम बलावहम, यानी कि जो बलशाली रस होते हैं वो कौन से होते हैं, तो देखो मधुर अम्ल लवण, ठीक है, ये पढ़ते हैं मधुर अम्ल लवण, तो ये सीक्वेंस है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो बल का क्रम कम होता जाता है, यानी बल वाला है वो चीज़ें कम होती जाती है। फिर कटु तिक्त का ध्यान रखना, यहाँ पर विपरीत है, पहले तिक्त आता है फिर कटु आता है फिर कषाय आता है ना, बस ये सीक्वेंस है, ये देख लेना, साधु अम्ल लवण तिक्त उष्णम, उष्ण किसको बोला है यहाँ पर, कटु को बोल दिया, और कषाय, ये वाली सीक्वेंस होती है। यथापूर्वम बलावम, यानी आगे से पीछे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, बल कम होगा, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना। बाकी ये कार्य मैंने आपको इधर बता दिया। अब देखना, अब यहाँ पर ये उत्पत्ति भी आती है कि कौन कौन से रस किस किस महाभूत से उत्पन्न होते हैं, बहुत समस्या आती है इसके दोषों को, मतलब ये अपन ने कवर कर लिया, देखो यहाँ तक, है ना, कुपित किसको करते हैं, लेकिन महाभूत अभी तक नहीं देखा। तो देखो इसमें आप जो लिख रखा मैंने, जो साइड में मैंने ट्रिक लिख रखी है वो देखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, सीक्वेंस में लिखे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ऐसे आप क्या करो, इसमें महाभूत लिखो, है ना, आप आपकी कॉपी हो या रब पेज हो वहाँ पर लिखना ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, लिख लिए। फिर देखो इसमें क्या करना है, आगे से पीछे की तरफ महाभूत लिखे एक सीक्वेंस में, है ना, हॉरिजॉन्टली। फिर क्या करना है आपको, पीछे जो महाभूत आ रहा है उसको मिलाओ किसी आगे वाले से, पीछे लास्ट में जो महाभूत आ रहा है वापस उसको मिलाओ आगे वाले से, ठीक है, बस इतना से ध्यान रखना। बाकी अल्टरनेट चलना है, इसमें लिख दो मधुर और नीचे वाली लाइन में लिख लो अम्ल लिख लो, ठीक है। अब अल्टरनेट चलोगे कहाँ से, जो फर्स्ट का काम हो गया अब चलते रहो, इसको आगे वाले को आगे से मिलाया, आगे वाले को आगे से मिलाया और आगे वाले को आगे, तो जल और पृथ्वी क्या करेंगे, अब ये देखो यहाँ आगे मधुर हो गया, अम्ल हो गया, अब आता है लवण, फिर आता है कटु, फिर आता है तिक्त, ठीक है, ऐसे लिख लो। तो ये अपने को याद हो गए सारे तिक्त तक। अब बच गया कषाय, तो कषाय का ध्यान रखना, पृथ्वी को किससे मिलाना है, वायु को से मिलाना है, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। देखो पहले क्या किया अपन ने, महाभूत लिख लिया, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ठीक है। फिर क्या किया अपन ने, पीछे से चले, पृथ्वी और जल को मिलाया, एक नंबर पे कौन सा आता है, मधुर आता है, सीक्वेंस में चलते अपन। फिर पृथ्वी को ही किससे मिला दिया, आगे वाले से मिला दिया, क्योंकि अपन एक सीक्वेंस पृथ्वी से ही निकाल रहे हैं, तो देखो क्या करा, फिर अम्ल बना दिया अपन ने। फिर क्या किया, अल्टरनेट चलते रहे, जल को अग्नि से मिलाया, अग्नि को वायु से मिलाया, वायु को आकाश से मिलाया, तो कौन कौन से बन गए, जो बच गए थे वो कौन से सीक्वेंस में चले, तो अपने अम्ल तक हो गए थे। फिर लवण, कटु और तिक्त हो गया, फिर बच रहा है लास्ट में कषाय। अब कषाय के लिए पृथ्वी से ही निकालो तीर और 4 नंबर में ले जाओ, यानी कि जो वायु है उसमें कर दो, तो ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, वायु और पृथ्वी किसको बना दिया, कषाय को बना दिया। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखना, है ना, इसे याद कर लेना इसको, तो ही आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगे, अदरवाइज आप भूल जाओगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछता है ना, आप डीजी पढ़ोगे तो वहाँ भी पूछेगा कौन कौन से जो रस है उनमें कौन कौन से महाभूत की प्रधानता होती है, तो पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बेसिक है। बाकी मैंने रसों की उत्पादकता महाभूत बता दिए, शमन और कुपित करने वाले रस भी मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। फिर सेकंड चलते हैं अपन, देखो यहाँ पर प्रभाव भेद से द्रव्यों के भेद दे रखे हैं। प्रभाव भेद से द्रव्यों के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, कौन कौन से, किंचित दोष प्रशमन, जो क्या करें, कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो दोषों का शमन करें, प्रशमन करें। किंचित धातु प्रदूषण, कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो प्रभाव से धातु को प्रदूषित करते हैं, कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो सस्त्रवृत्त यानी हेल्दी को हेल्दी रखते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, प्रभाव भेद से कितना हो गया, किंचित दोष प्रशमन, किंचित धातु प्रदूषण और सस्त्रवृत्त। ध्यान रखना, ऊपर मैंने लिख भी रखा है, प्रभाव भेद से कितने द्रव्य के 3 टाइप्स होते हैं, जबकि प्रयोग भेद से कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, आहार द्रव्य और औषध द्रव्य। कैसे याद रखोगे, देखो प्रयोग कैसे करते हो आप, खाने में भी कर रहे हो, आप औषधि के रूप में भी कर रहे हो। खाने में कर रहे हो तो क्या हो गया, आहार द्रव्य हो गया, जो कि किसके अनुसार काम करते हैं, रस के अनुसार। टेस्ट ले लेके खाते हैं ना अपन, तो रस के अनुसार काम करें। जबकि अपन मेडिसिन में क्या देखते हैं, वीर्यता देखते हैं, यानी उष्णता और शीतता देखते हैं कि यार ये उष्ण वीर्य की हो सकती है, शीत वीर्य। तो औषध द्रव्य में क्या किसके अकॉर्डिंग काम करता है, वीर्य का। तो पूछ सकते हैं आपसे कि जो क्लासिफिकेशन बताओ द्रव्य का, तो प्रभाव भेद से कितने हो गए, द्रव्य 3 हो गए। कौन कौन से, ये वाले, किंचित दोष प्रशमन, किंचित धातु प्रदूषण और सस्त्रवृत्त। जबकि प्रयोग भेद से कितने होते हैं, तो वो होते हैं 2। कौन से, आहार और औषध द्रव्य। आहार द्रव्य किसके अनुसार काम करते हैं, रस प्रधानता के अनुसार काम करते हैं, जबकि औषध द्रव्य वीर्य प्रधानता के। ये याद रखना, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा या फिर वाइवा में भी आपसे पूछा जा सकता है डीजी के, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखना नेक्स्ट कोटेशन में अपन चलिए, ये बात वही लिख रखी है, रिपीटेड है।
फिर देखते हैं अपन, देखो वापिस उत्पत्ति भेद से कितने होते हैं द्रव्य के भेद। देखो उत्पत्ति किस अनुसार उत्पत्ति होती है साहब, जांगम के अनुसार हो सकती है, उद्भिद के अनुसार और पार्थी, तीन ही अनुसार हो सकती है। नेचर कैसे बनी, पेड़ पौधों से बनी है, फिर एनिमल से बनी है, और पृथ्वी पर जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट है उनके अनुसार बनी है। तो देखो जांगम, उद्भिद और पार्थिव, उत्पत्ति भेद से भी द्रव्य के कितने टाइप्स होते हैं, 3 होते हैं। जबकि अपन ने पढ़ा था प्रभाव भेद से भी कितने होते हैं, 3 ही होते हैं, लेकिन प्रयोग भेद से कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसको ऊपर लिख लेना सीक्वेंस में कि प्रयोग भेद से 2 होते हैं, प्रभाव भेद से 3 होते हैं, और उत्पत्ति भेद से भी कितने होते हैं, द्रव्य के भेद 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जांगम, उद्भिद और पार्थिव। ठीक है, जाप से याद रख सकते हो, जांगम, उद्भिद, पार्थिव। अब देखो जांगम जो द्रव्य होते हैं जिनकी जंगाएं होती है, जिसमें एनिमल्स आते हैं, है ना, अपन ने पढ़े भी थे इससे पहले जो लेक्चर, मतलब इसी चैप्टर का जो लेक्चर था उसमें। ठीक है, उद्भिद में भी प्लांट्स आते हैं, वनस्पति, वानस्पत्य, है ना, अपन ने विरुद्ध, औषध इनमें पढ़े हैं। पार्थिव में क्या आते हैं, जो अपने धातुएं वगैरह है वो सारी इसमें आ जाएगी। तो ध्यान रखना, जांगम द्रव्य हो गए, उद्भिद हो गया और पार्थिव। ठीक है, अब इसी के नीचे बता रखा है जांगम द्रव्य में से कितने पार्ट कलेक्ट किए जाते हैं। मान लो आपके सामने कोई एलिमन है ना, कोई भी जानवर है, उसके क्या क्या चीज़ आप कलेक्ट कर सकते हो, समझना। देखो मधु हनी जो अपन कलेक्ट करते हैं वो भी किसका पार्ट है, एक एनिमल का ही कंजर्व किया हुआ पार्ट है ना। गोरस, दूध, दही, है ना, ये सारे होते हैं, वो भी किससे मिलके बना होता है, जानवर से ही निकलता है। पीत हो गया, वसा हो गया, मज्जा हो गया, ये किससे मिलके बना, मतलब किससे प्राप्त हो रहा है, वो भी अपने को जानवर से हो रहा है। रक्त हो गया, मांस हो गया, मल हो गए, मूत्र हो गए, चर्म हो गए, शुक्र, हड्डी भी जानवरों की लेते हैं, स्नायु, है ना, लिगामेंट भी ले सकते हैं, सिंग ले सकते हैं, नक, खुर, केश, रोम और गोरोचन। तो इसमें ध्यान रखना, आपको याद क्या करना है, गोरोचन, क्योंकि आपके लिए नया है, बाकी सब पुराने ही है। आप मधु जानते हो, एनिमल से निकलता है, गोरस, दूध, दही, ये सारे एनिमल से मिल रहे हैं, केश, लोम, ये सारे अपने को एनिमल से, तो इसको रटना नहीं है। लेकिन संख्या ध्यान रखना कि कितने होते हैं, टोटल कितने हो रहे हैं, 19 हो रहे हैं, है ना, काउंट करोगे तो 19 हो जाएंगे। तो देखो इसमें रोजना आ रहा, रोजना क्या होती है, जब गाय या बैल होते हैं उनका जो गोल ब्लेडर होता है उसमें जो पतरी बन जाती है ना, अपनों में भी गोल ब्लेडर स्टोन होती है, तो उनकी जो गोल ब्लेडर स्टोन होती है उसको क्या बोलते हैं, गोरोचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोरोचन। तो वो भी किससे मिल रहा है अपने को, एनिमल से मिल रहा है। तो ये जांगम द्रव्य में भी क्या आता है, गोरोचन आता है, इसको ध्यान रखना। आप पार्थिव द्रव्य में मत करके आ जाना कि हाँ गोरोचन तो क्या है, पढ़ोगे आप डीजी सेकंड में ये गोरोचन क्या है ना, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे अच्छी तरह। तो गोरोचन क्या होता है, जो बेल होता है, जो गाय होती है, उनकी पित्ताशय या गॉल ब्लैडर की जो स्टोन होती है उसे क्या कहते हैं, गोरोचन कहते हैं। तो उत्पत्ति भेद से कितने क्लासिफिकेशन किए, 3 किए, जांगम, उद्भिद, पार्थिव। उसमें जांगम द्रव्य में क्या क्या कलेक्ट करते हैं, 19 पार्ट कलेक्ट करते हैं, जिसमें से अपन ने क्या याद रखा अभी तक, मधुनी यानी कि हनी, है ना, गोरसा पता पड़ जाएगा, लेकिन रोजना अपने को याद रखनी थी। ठीक है, फिर चलते हैं उद्भिद। उद्भिद से पहले इसमें पार्थिव बता रखा है। पार्थिव में कितने पार्ट कलेक्ट करते हैं अपन, 15 चीज़ें कलेक्ट करते हैं। देखो इसमें बताया, सुवर्ण, सोना कलेक्ट करते हैं, धरती से निकलता है। मल के साथ 5 लोह, देखो लोह के 5 मल बता रखे, कौन कौन से, चांदी, तांबा, बंग, नाग, लोह, ये 5 होते हैं जो कि लोह से मिलके बने होते हैं, या लोह का ही मल वाला भाग होता है। तो पंच लोह, ठीक है। ससिकता किसको बोलते हैं साहब, बालू रेत जो होती है वो, है ना। सुधा वर्ग जिसमें चूना, कैल्शियम वाले जितने भी आते हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। मेन शिला हो गई, हड़ताल हो गई, मणिया, नमक हो गई, गेरू हो गया, अंजन, तो ये सारे पार्थिव द्रव्य आपको पता पड़ रहे हैं। जब आप रसशास्त्र पढ़ोगे तो और अच्छी तरह कन्फ्यूज नहीं होगे, ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो इसमें याद रखना, मन शिला ले, ये आपको थोड़ा कन्फ्यूज कर सकता है क्या है। लवणम अपने को पता है कि धरती से, समुद्र से निकल रहा है। तो ये सारी निर्जीव जो चीज़ें हैं वो पार्थिव द्रव्य में आती है। टोटल कितनी होती है, 15 होती है। ठीक है, इसको याद रखना। फिर देखो उद्भिद आ गया। अब उद्भिद का क्या क्लासिफिकेशन कर रखा पहले इसमें, तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, 4। कौन कौन से होते हैं, वनस्पति, वानस्पत्य और विरुद्ध और औषधि। अब मैंने कल भी पहले समझाया था, इससे पहले वाले वनस्पति क्या होता है, जिसमें क्या दिखता है, ओनली फॉर फल दिखाई देता है। तो देखो श्लोक में देखना, फल वनस्पति, फल दिखाई देगा वो वनस्पति हो गई। और वानस्पति किससे कहते हैं, जिसमें फूल और फल दोनों दिखाई देते हैं। पुष्प, फल, वानस्पत्य। तो बड़ा वर्ड है इसलिए दोनों दिखाई दे रहे हैं, छोटा वर्ड है इसका मतलब एक ही दिखाई देता है, उसमें से भी फल दिखाई देता है ना, कंफ्यूज मत होना। आगे देखते हैं अपन औषधि। औषधि क्या होती है साहब, औषधि क्या होती है, जो क्या पकने के बाद समाप्त हो जाती है, यानी फल पाकांत, फल पकने के बाद अंत हो जाए जिसका, वो क्या कहता है, औषधि कहलाता है। फल पाकांत किसके लिए आता है, औषधि के लिए आता है, ये चीज़ ध्यान रखना, है ना, फल पाकांत। फिर आते हैं प्रतान विरुद्ध। प्रतान मतलब कि जो लताएं होती हैं जिनकी, उनको अपन विरुद्ध कहते हैं, जैसे गिलोय वगैरह। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज़ को और ध्यान रख लेना,
जो अपन ने वानस्पत्य पढ़ा है उसकी जगह सुश्रुत क्या बोलता है, वृक्ष बोलता है। देखो ये लिख लेना यहाँ पर, वृक्ष की संज्ञा दी गई है। वानस्पत्य को क्या बोल दिया उसने, वृक्ष बोल दिया। बाकी इनका जो डेफिनेशन है कि वनस्पति किसे कहते हैं जिसमें फल दिखाई देते हैं, और वानस्पत्य किसे कहते हैं जिसमें फल पुष्प दोनों दिखाई देते हैं, औषध किसे कहते हैं जिसमें फल पकने के बाद अंत हो जाए उसे औषध कहते हैं, प्रतान जिसमें दिखाई देती है उसे विरुद्ध। तो ये 4 संज्ञा ध्यान रखना इसमें, ठीक है। इस बाकी एग्जाम्पल ध्यान रखना कि वनस्पति के 2 एग्जाम्पल बता रखे अपने, गूलर, वट, पाकड़। देखो जो गूलर होता है उसमें फल ही दिखाई देता है ना, वट होता है उसमें भी आपको फूल नहीं दिखाई देता है, बना तो फल फूल से ही है, अपन जानते हैं, अपन ने साइंस पढ़ रखी है वैसे। लेकिन इन्होंने क्या है, लक्षणात्मक बता रखा है, डिवीजन जो किया है ना, लक्षण अपनों को जो दिखाई दे रहा है उस अनुसार डिवीजन कर दिया। तो गुट और वलर एग्जाम्पल होते हैं, बहुत अच्छा है, याद रखना है। कई बार क्वेश्चन आ रखा है कि वनस्पति की एग्जाम्पल बताओ, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। बाकी आप वानस्पति में सारे लिख लो जो आप देख रहे हो, आम हो गया, जामफल हो गया, जो आपको याद आ रहे हैं वो सब वानस्पति है ना। औषध में क्या लिख सकते हो, जो फसल अपने उग के तैयार होती है, गेहूं की हो गई, चने की हो गई, जो भी है दालें वगैरह, ये सब 6-7 महीने में समाप्त हो जाती है पकने के बाद। प्रतान, विरुद्ध में क्या लिखोगे, जितनी भी लताएँ हैं है ना, बहुत सारे ड्रग्स आप पढ़ोगे सेकंड ईयर में, तो उनके नाम वैसे आप नोट कर सकते हो, लेकिन जल्दी ये वाले याद नहीं आते कि वनस्पति में क्या था। तो गुल और वटर है ना, इसको ध्यान रखना वनस्पति के एग्जाम। फिर चलते हैं अपन औद्योगिक द्रव्य में कौन कौन से कलेक्ट करते हैं अपन एक प्लांट से, क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। तो 18 जो कलेक्ट वाले पार्ट होते हैं वो 18 होते हैं संख्या में। कौन कौन से होते हैं देखो, मूल हो गया, त्वक हो गया, सार हो गया, निर्यास हो गया, नाल है ना, जैसे कमल नाल होती है ना उसकी। तो मूल अपन लेते ही अपने को पता है, छाल ले रहे, साल ले रहे, गोंद। निर्यास होता है ना, जैसे गोंद होता है ना, पलाश का गोंद हो गया। वैसे नाल कमल नाल लेते हैं, स्वरस निकालते हैं अपन। पल्लव पत्र भी लेते हैं। क्षार में क्या निकाला है, जैसे कि आपने अपामार्क क्षार पढ़ा होगा, पूरे प्लांट को जलाने के बाद उसका पानी में मिलाते हैं उसकी राख को, और उसको उबालते उबालते क्या बना लेते हैं, क्षार बना लेते हैं। तो क्षार भी किससे मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। क्षीर दूध लेते हैं, अर्क वगैरह का दूध ले रहे हैं। फल लेते हैं, पुष्प लेते हैं। भस्म, तो भस्म भी बनाते हैं अपन है ना, प्लांट को जलाने के बाद भस्म बना लेते हैं, उसको अपन सेवन करते हैं या किसी भी योग में मिला के देते हैं। तेल प्लांट से निकाला जाता है, कांटे लिए जाते हैं। पत्राणी पत्र, शुंग हो गए, कंद हो गए, प्ररो हो गए, ये सारे औद्भिद से होते हैं। संख्या में कितने होते हैं, 18 होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। शुंग क्या होता है, देखो आपके लिए कन्फ्यूजन मत होना, आपने वट का प्लांट देखा हुआ, उसके लास्ट में जो टहनी होती है उसमें देखो ऐसा तिकोनी आकृति का जो बन जाता है वो क्या कहलाता है, शुंग कहलाता है। वो भी आप लेते हैं। और शुंग को कहाँ देखते हैं, जब गर्भ धारण नहीं होता वहाँ पर धारण करवाने के लिए शुंग का यूज़ करते हैं। कंद जो भूमि के अंदर उगते हैं उनको कंद कहते हैं, जैसे आलू वगैरह हो गया, शकरकंद हो गए है ना। प्ररो के लिए, प्ररो मतलब जो वट वृक्ष होता है उसकी जो जटाएं होती है उनको प्ररो कहते हैं। तो ये आप समझ सकते हो, उनमें कोई रटने वाला पार्ट नहीं, बस एक बार पढ़ के छोड़ देना, ठीक है। तो ये पता पड़ गया। अब देखना यहाँ पर एक आती है नेक्स्ट जो कोटेशन है उनमें दे रखा है, ये सारा इंडेक्स की फॉर्म में मैं बता देता हूँ आपको। मूलिनी, फलिनी और ये कितने द्रव्य होते हैं, कैसे याद करने हैं, कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो देखो मूलिनी द्रव्य कितने होते हैं, 16 होते हैं। ध्यान रखना है, रटना है, कई बार क्वेश्चन आएगा, चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो, कोई भी एग्जाम दोगे। तो मूलिनी कितने होते हैं, फलिनी। अब बच्चे इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मूलिनी 19 थे कि 16 थे। आपको याद रहेगा एक 16 है एक 19 है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो। लेकिन ये कंफ्यूजन होगा कि मूलिनी में 16 था कि फलिनी में था। तो ध्यान रखना, देखो मूलिनी। अब देखो मैंने नीचे एक बना रखा है ना, ये एक प्लांट बना रखा। अब इसकी मूल किधर है, नीचे है। तो पहले मैं 16 लिखूंगा, 19 लिखूंगा। पहले जो प्रीवियस संख्या आती है पहले वो कितनी आ रही, 16 आ रही। अब फल कहाँ लग रहे, बाद में लग रहे, ऊपर लगते हैं, तो वो कितने हो गए, 19 हो गए। इस चीज़ को ध्यान रखना, ऐसे याद करना। आप कैसे करोगे, मूलिनी नीचे की तरफ आ गई, मूल किसी भी प्लांट की है ना, तो कितने हो गए ये 16। अब 16 को ही मैं घुमा दूँ, 6 को यदि मैं घुमा दूंगा नीचे तो 9 बन जाएगा, तो 19 बन रहे हैं। और बाद में आ रही है संख्या, तो फलिनी कहाँ है, ऊपर आ रहे ना, बाद में आ रही है, तो वो 19 हो जाएगी। ऐसे याद करना है ना। 19 और 16 तो याद रहेंगे, लेकिन किस किस में कौन सा आ रहा है वो मत भूलना। मास ने क्या होते हैं, तो देखो यहाँ पर आप लिखना 3 नंबर के इधर कोष्टक बना लेना आपकी बुक में, वहाँ लिखना सत्वम है ना। क्या लिखोगे, स आधा त व म है ना, सत्वम लिखो। अब स के नीचे लिख लो सर्पी, त के नीचे लिख लो तेल, व के नीचे लिख लो वसा, और म के नीचे लिख लो मज्जा। ये 4 जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, महास्नेह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महास्नेह होते हैं। इसके आगे लिख लेना इसकी तरह, ठीक है। और लवण में लिख लो, देखो इनके ऐसे ही लिखना, सत्वम से याद करना, स आधा त व म। स से क्या होगा सर्पी, आधे त से तेल, व से वसा, म से मज्जा। ऐसे ही ध्यान रखना, आगे कॉन्सेप्ट आएगा वो भी अपन इसी से याद करेंगे, ठीक है। फिर लवण कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। मांस ने के 4 टाइप, लवण के 5 टाइप होते हैं।
कौन से होते हैं? सोवर्चन, सेंधव, वीण, औद्भिद और सामुद्रिक लवण। ठीक है, इसको कैसे याद करोगे? इसकी ट्रिक भी लिख लो यहाँ पर कोष्टक में इसी के आगे, है ना। सो से वीण लिखो, सो, है ना, सो लिखो, से लिखो, सो से वीण, सो से वीण औद्भिद सा। कैसे याद करोगे? सो से वीण औद्भिद सा। सो से क्या हो गया? सोवर्चन, से सेंधव, वीण औद्भिद से औद्भिद और सा से सामुद्रिक लवण। तो ध्यान रखना, ऐसे ही याद रहेंगे, ये तो भूल जाओगे कौन कौन सा नहीं था। चरक ने कौन सा नमक बोला है तो पता नहीं रहेगा, इसलिए याद रखना सो से वीण औद्भिद सा, और मास स्नेह में याद रखना सत्व। ठीक है, अपन जब 13वां चैप्टर पर आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर भी मैं आपको ये मास स्नेह वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, वहाँ भी यही ट्रिक बताऊंगा कि सत्वम से याद रखा। ठीक है, फिर आते हैं मूत्र। मूत्र और दूध जो होते हैं वो 8-8 होते हैं। कितनी संख्या में होते हैं? 8-8। वो शोधन के वृक्ष बताए वो लास्ट में 6 बता रखे, इस चीज़ को ध्यान। अब अपन इन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे। मूलिनी कौन से हैं, फलिनी कितने हैं, मांस ने क्या है, घृत के गुण क्या है, लवण क्या होते हैं, मूत्र कितने होते हैं, दूध क्या है, इनके गुण बता देगा शोधन। यहाँ तक अपना आज का लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो आओ अपन देखते हैं। यहाँ पर देखो जो 78 नंबर और 79 नंबर जो श्लोक है वहाँ दे रखे हैं मूलिनी द्रव्य। मूलिनी द्रव्य कितने होते हैं? मूल नीचे होती है तो पहले 16 नंबर आएगा, तो 16 संख्या होती है मूलिनी की। अब कितने होते हैं? तो 16 के नाम दे रखे, हस्तिदंती, हेमवती, श्यामा, त्रिवद, अधोगुणा, सप्तला, श्वेतनामा, प्रत्यक्षिणी, गवाक्षी, ज्योतिषमती, बिंबी, क्षणपुष्पी, विषाणिका, अजगंधा, द्रवंती, क्षीणी। अब ये एक श्लोक याद रखना अपने लिए थोड़ा कठिन हो रहा, तो अपन इसी आचार्य ने क्या किया, आगे इजी करने के लिए इसका डिवीजन कर लिया नेक्स्ट कोटेशन में। तो देखो इसने कैसे बांट दिया, मूलिनी द्रव्य उसका अलग अलग डिवीजन कर दिया। तो वमन वाले कितने हो गए? 3 हो गए। कौन कौन से? क्षणपुष्पी, बिंबी और हेमवती। ये छर्दन करवाएंगे, यानी क्या करवाएंगे? वमन करवाएंगे। समझ में आ गया। फिर इसका दूसरा क्लासिफिकेशन क्या करवाए? शिरोविरेचन। तो श्वेत और ज्योतिषमती किसमें आती है? शिरोविरेचन। फिर जो बचा वो विरेचन, विरेचन में एकादश जो बच गई इसमें से वो कितनी आ जाएगी? विरेचन में आ जाएगी। ठीक है, तो देखो अब कैसे याद करोगे इसको? तो देखो मस्त वाली ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि देखो नीचे मैंने एक प्लांट बनाया, फिर मैंने उस समय बता दिया था नीचे मूल होती है, तो मूलिनी नीचे 16 हो गए, फलिनी कितने हो गए? 19 हो गए। याद रख लिया। अब देखो इसमें डिवीजन करना है तो पहले वमन कर मूलिनी पढ़ेंगे अपन, नीचे रूट से पढ़ेंगे ना, रूट से अपन चलते हैं फिर फल में चले जाएंगे। तो मूलिनी अपन 16 पढ़ते हैं, तो कैसे याद रखोगे? वानर से याद रख लो। यानी याद रखो तो ऊपर से अपन वमन कराते हैं, नीचे से विरेचन कराते हैं, बीच में नाक आ रहा तो शिरोविरेचन करवा रहे हैं। समझ में आ गया? नाक से तो शिरोविरेचन करवाते हैं, पता है ना। तो वमन करवाते हैं मुख से, सिर विरेचन करवाते हैं नीचे से, और बीच में शिरोविरेचन। कर लो कैसे? फिर देखना, अब इसका डिवीजन करें। वमन में कितने द्रव्य ऐड करने हैं? 3। शिरोविरेचन में कितने करने हैं? 2। तो 16 में से 3 ऊपर आ गए, बीच में 2 आ गए, और नीचे बचे विरेचन में 11, शेष जो बच गए 11। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। या फिर ऐसे भी याद नहीं हो तो विरेचन के लिए देखो पाँव बना रहा हूँ मैं, तो ये 2 पाँव बना रहा हूँ तो 11 याद रह जाएगा, है ना। नीचे के जो साइड है वो याद रह जाएगी ना 11। अब जो बच गए 3 और 2 ऊपर ऐड कर लेना, है ना। तो वमन में कितने आते हैं? 3। अब कौन कौन से आते हैं? हेमवती, बिंबी और क्षणपुष्पी। आप भी आपकी बुक में लिख लेना, ऐसे ही याद करना तो ही लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। तो ये ध्यान रखना, हेमवती, बिंबी और क्षणपुष्पी ये। ठीक है, अब देखना उसके बाद शिरोविरेचन के जो होते हैं वो कैसे याद करोगे? तो शिरोविरेचन के 2 हैं, श्वेत, ज्योतिषमती। तो श्वेत ज्योति से याद रखना, श्वेत ज्योति से याद करना आप इस चीज़ को। ठीक है, फिर आता है विरेचन में कितने हैं? तो श्यामा, त्रिवद, सप्तला, दंती, द्रवंती, हस्तदंती, अजगंधा, गवाक्षी, अधोगुणा, क्षीणिनी और विषाणिका, ये आते हैं। ठीक है, तो देखो आप क्या करो, पहले वमन लिखा आपने, फिर शिरोविरेचन, विरेचन। जो 16 है उनका डिवीजन करें, वमन, शिरोविरेचन, विरेचन। वमन में कितने आ गए? 3। इसमें ट्रिक लिख लेना, इधर मैं लिखना भूल गया, है ना। यहाँ पर लिखो आप हेम 20। क्या लिखोगे? हेम 20, है ना। हेम 20, हेम से क्या हो जाएगा? हेमवती, 20 से क्या हो जाएगा? बिंबी, स से क्या हो जाएगा? क्षणपुष्पी। तो हेम 20 किस में आ रहा है? मूलिनी के वमन द्रव्यों में 3 होती, जिसमें कैसे याद किया? हेम 20 से याद किया। ऐसे ही याद करना पड़ेगा, नहीं तो इसका कुछ नहीं है, और लॉन्ग टाइम तक पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ना। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और पीजी में भी यही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, शिरोविरेचन में देखो, शिरोविरेचन में ट्रिक लिख लेना, श्वेत ज्योति। क्या लिखोगे? श्वेत ज्योति। ज्योति लगा रहे हैं अपन किधर? मूलिनी की तरफ, नीचे की तरफ। तो ध्यान रखना शिरोविरेचन करवाने पे क्या है? तो श्वेत ज्योति। श्वेत से क्या हो गया? श्वेता, और ज्योति से हो गया ज्योतिषमती। याद रख लोगे। फिर ध्यान रखना, देखो अब विरेचन के देखते हैं। देखो विरेचन में कितने बता रखे? 11। तो देखो पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ, जैसे कल्पिस्तान में 12 चैप्टर है, तो या फिर चौथा चैप्टर आपने पढ़ा होगा पहले, षट विरेचन। तो वहाँ पर बता रखा वमन द्रव्य कितने, विरेचन द्रव्य कितने होते हैं? 600 होते हैं, जिसमें से वमन के कितने योग होते हैं? 355, और 245 होते हैं वो विरेचन योग।
अब इनके चैप्टर के नाम होते हैं 1 से 6 तक चैप्टर कौन से हो गए कल्पिस्तान में, वमन वाले हो गए, और 7 से लगाकर 12 तक कौन से हो गए, विरेचन वाले हो गए। तो देखो इनके चैप्टरों के नाम के आधार ही इनके द्रव्य बता रखे, तो इनको याद करने की ट्रिक क्या होती है वमन के लिए, मदन जी धावक। क्या होती है, मदन जी ई धावक। तो म से क्या हो गया, मदन से क्या हो गया मदन फल, जी से जिमुतक, ई से क्या होगा इक्ष्वाकु, धा से क्या होगा धामार्ग, व से वत्सक, क से कृतवेद। कितने कितने योग होते हैं ये आपको सब मैं चौथे चैप्टर में पढ़ाऊंगा अच्छे से यार, लेकिन ये चीज़ जरूर ध्यान रखना। मदन जी धावक, मदन फल, जिमुतक, इक्ष्वाकु, धामार्ग, वत्सक, कृतवेद, ये किस में आते हैं, वमन में आते हैं। तो जो फर्स्ट अपने वमन करवाने वाले होते हैं वो 355 होते हैं। याद रखने की ट्रिक क्या थी, मदन जी धावक। ठीक है, फिर विरेचन की कैसे याद करोगे, श्यामा को 3-4 तिल और सुधा को 7 दो, मतलब सुधा एक लड़की उसका 7 देना है अपने को, जबकि सामा को 3-4 तिल देने हैं। तो सामा और 3 से क्या हो गया त्रिवट, तो सामा त्रिवट 7वें नंबर का चैप्टर हो गया। 4 से क्या हो गया चतुरंगुल हो गया, तिल से क्या हो गया तिलवक हो गया, सुधा से क्या हो गया सुधा हो गया, 7 से क्या हो गया है ना सप्तला और शंकिनी, 2 से क्या हो गया दंती और द्रवंती। देखो अब देखना इसमें मैं आपको बता रहा, ये सिर्फ अलग याद रखना, ये इसमें मिक्स मत कर देना है ना, मूलिनी फलिनी में ये पूरा अलग है, बस आपको याद करवाना है कि वमन विरेचन में कैसे कैसे कौन कौन से आते हैं। तो मैंने क्या याद करवाया पहले आपको, वमन की कैसे याद रखी थी, जो मूलिनी में वमन 3 होते हैं उनको याद रखा था हेम 20 से, हेमवती, बिंबी, क्षणपुष्पी। फिर शिरोविरेचन में कैसे याद करवाया था, श्वेत ज्योति, श्वेता, ज्योतिषमती। अब विरेचन में 11 होते हैं, उनको याद करने के लिए मैं बता रहा था आपको। देखो जो 2-2 वाले चैप्टर वाले हैं, मतलब 2-2 जो प्लांट के नाम हैं वो चैप्टरों के सारे आ जाएंगे, ये आ गया। और 12वां चैप्टर में भी दंती द्रवंती में 2 आ रहे हैं, तो वो वाले सारे किस में लिखेंगे, विरेचन वाले में। कौन सा वाला विरेचन, मूलिनी वाला द्रव्य जिसमें मूल लेते हैं वो विरेचन में 11 योग होते हैं। उसमें देखो सामा त्रिवत आ गया, सप्तला संकिनी, तो सप्तला आया है। शंख क्या होता है, जो शंख बजाते हैं वो एक फल ही तो है ना, तो वो आएगा किसमें, फलिनी वाले विरेचन वाले योग में आएगा। देखो कहाँ लिख रखा, शंकिनी ये लिख रखा, अभी के लिए ये समझ। फिर बच गया कौन सा, दंती द्रवंती, तो दंती द्रवंती भी किस में आता है, इसी में आता है दंती द्रवंती। ये यहाँ तक याद हो गया आपको, ठीक है। अब देखो चलते हैं, चतुरंगुल तो क्या होता है, चतुरंगुल आरकवत को बोलते हैं। आपने देखा होगा वो ब्लैक कलर की जो फलियाँ आती थी मोटी मोटी है ना, अपने स्कूल जो पुराने होते थे सरकारी स्कूलों में, तो वहाँ पर बहुत देखने को मिलती थी ब्लैक कलर में है ना, जो सरकारी स्कूलों में पढ़े होंगे तो वहाँ पर ये प्लांट बहुत लगे होते हैं, लंबी लंबी ब्लैक कलर की फलियाँ आती है, उसको बोलते हैं आरकवत, अमलताश या चतुरंगुल। आप नेट पे देख सकते हो आराम से, चतुरंगुल उसके फल होता है ना, उसका फल ही तो लेते थे अपन फली, तो वो किस में आएगा, फलिनी में आएगा। वो क्या करवाता है, विरेचन कराता है। देखो चतुरंगुल इधर आ गया। अब बचे तिलवक, सुधा, इनका तो कुछ नाम नहीं आया खैर। अब देखो अब वापिस चलते हैं अपने विरेचन वाले 11 में। तो श्यामा त्रिवत याद हो गया, सप्तला शंकिनी होते हैं, सप्तला इसमें आ गया, शंख कहाँ बजाएंगे, शंख फल है तो शंकिनी फली, विरेचन वाले फलिनी में आ जाएगा, दंती द्रवंती आएगी। अब देखो जो भी जानवरों के नाम आते हैं है ना, हस्त मतलब हाथी, अज हो गया, गाय हो गया, गवाक्षी, ये जानवरों के नाम आ रहे वो भी किस में देखने को मिलते हैं आपको, मूलिनी वाले विरेचन में देखने को मिलते हैं। देखो हस्ती दंती हो गया, अजगंधा हो गया और गवाक्षी, ठीक है। बच गए कौन सा, अधोगुड़ा, शीरिणी और विषाणी का, ये याद कर लेना बस, इतना सा याद कर, बाकी आपको सारा कुछ समझा दिया। अब चलते हैं अपन फलिनी। फलिनी कितने होते हैं, 19 होते हैं है ना, कितने, वही क्लासिफिकेशन, वमन वाले ऊपर से करवाते हैं, शिरोविरेचन बीच में आ गया, नीचे विरेचन। वमन वाले में कितने आ जाएगा, 19 में से 8, शिरोविरेचन का 1 आएगा, विरेचन में 10। तो देखो 8 याद कर लो, बीच में ध्यान रखना 1 ही होता है फलिनी में है ना, फलिनी में 1 ही आता है जो कि शिरोविरेचन कराता है, उसका नाम क्या है, प्रत्यक पुष्पी, ठीक है। वमन में 8 होते हैं। अब मैंने आपको ट्रिक बताई थी मदन जी धावक, मदन जी धावक में कितने 6 चैप्टर के नाम आ रहे थे, मदन फल, जीमूतक, इक्ष्वाकु, धामार्ग, वत्सक, कृतवेद। तो ये 6 वामक द्रव्य जो होते हैं वो मदन जी धावक से याद रखना, तो 6 के 6 नाम यहाँ लिख देना आप, 6 हो गए। 7वां 8वां कौन सा हो गया, हस्ती, पर्णी और त्रपुषा, ठीक है, हस्ती, पर्णी और तपुषा, ये टोटल 8 हो जाते हैं जो क्या करवाते हैं, वमन करवाते हैं, याद रख लोगे। शिरोविरेचन में याद करवा दिया, प्रत्येक पुष्पी, विरेचन में अपन 10 बच गए, कैसे याद करोगे, चतुरंगुल इसमें लिखा था, शंकिनी 2 तो याद हो गए। बच रहे हैं करंज, करंज के 2 टाइप होते हैं, देखो प्रक्रिया और उदक्रिया, 2 टाइप होते हैं करंज के, प्रक्रिया उदक्रिया। क्लीतक, क्लीतक मतलब मुलेटी जिसको बोलते हैं, उसके भी 2 टाइप होते हैं, आनुप और जलज है ना, ये हो गए। तो देखो 4 तो ये हो गए, 2 अपने चतुरंगुल शंकिनी हो गए, तो 6 हो गए। विडंग, विडंग फल यूज़ करते हैं विरेचन के लिए। अभया है ना, त्रिफला में अभया आती है ना, हरित की जिसको बोलते हैं वो। कंपिलक आता है, अंतर कोटर पुष्पी आती है, अंतर कोटर पुष्पी, तो ये याद कर लेना। टोटल कितने हो जाते हैं, 10। तो कैसे याद करा था अपन ने, चतुरंगुल निकाल लिया था उधर से, फलिनी में रख लिया, शंकिनी इधर रख लिया, करंज के 2 भेद है, प्रक्रिया उत्क्रिया, क्लीतक के 2 भेद है, आनुप जल, तो ये पूरे 6 हो जाते हैं। फिर बच गए कौन से, अंतकोटर पुष्पी है ना, अभया
कंपिलक और विडक। ये इधर भी 3 याद किए, इधर भी 3 याद किए थे। कौन से? अधोगुड़ा, शीरिणी, विषाणिका। बाकी सब अपन ने कॉन्सेप्ट लगाकर समझा था। तो ये ऐसे ही याद रखोगे तो ही याद रहेगी बच्चों, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा भूलोगे इसको। ठीक है, तो बार बार याद करने की कोशिश करना। तो ये यहाँ पर अपन ने क्या देख लिया अभी तक? मूलिनी और फलिनी। इन श्लोक में मत फंसना, है ना, डायरेक्ट ऐसे ही बना लेना तो याद रह जाएगी। ओरिजिनल श्लोक याद रखने के लिए तो वो रट सकता है, कितना भी रटा हो उसको, है ना, लेकिन याद ऐसे ही रखोगे तो ये लॉन्ग टाइम तक क्वेश्चन होगा। फिर चलते हैं, अपन ने महास्नेह पढ़े थे। महास्नेह कितने होते हैं साहब? 4 होते हैं महास्नेह। कौन कौन से होते हैं? सत्वम से याद करा था, सर्पिक, त से तेल, व से वसा, म से मज्जा, सत्वम से याद है। कहाँ कहाँ यूज़ करते हो आप महास्नेह का? पान पीने के लिए, है ना, अब वो स्नेहन करवाते हैं ना, तो पीने के लिए करें। अभ्यंग, अभ्यंग यानी कि मालिश करने के लिए। अंजन के लिए भी करते हैं, बस्ती देने के लिए भी करते हैं, नश्य में भी करते हैं, तो इनमें यूज़ कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, पान, अभ्यंग, अंजनम, बस्ती च अर्थम, नश्यार्थम, ये किसके लिए आता है? ये महास्नेह के लिए आता है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, बाकी इसमें और भी यूज़ है, स्नेहनम, जीवनम, बल्यम, वर्ण, उपचय, वरदानम। तो ये देखो जो घी वाली चीज़ें हैं ना, वो वर्ण और स्वर के लिए भी अच्छी होती है ना। तो स्नेहनम, जीवनम, बल्यम, वर्ण, उपचय, वरदानम, है ना, वात, पित्त, कपापम, तो तीनों दोषों के लिए क्या करती है? हरने वाले होते हैं ये चतुर्विध महास्नेह, याद रख लोगे। फिर चलते हैं अपन, देखो पंच नमक में। तो नमक के लिए क्या ट्रिक बताई थी मैंने? सो से वीण, औद्भिद, सा। तो सो से क्या? सोवर्चन, से सेंधव, वीण से वीण, औद्भिद और सामुद्र लवण, ये हो गया आपकी। तो याद रखना, सो से वीण, औद्भिद, सा। अब इनके गुण पढ़ते हैं। नमक के नॉर्मल गुण क्या होते हैं? सामान्य नमकों यानी सभी नमक जो है उनके गुण क्या होंगे, है ना, आप भले टाटा लाओ, कुछ भी, कौन सा भी नमक ले आओ, उनके गुण क्या होंगे, ये गुण अपन पढ़ते हैं। स्निग्ध होता है साहब, है ना, जैसे थोड़ा बहुत पानी पकड़ेगा तो क्या होगा? स्निग्धता आ जाती है। उष्ण होता ही है, तीक्ष्ण होता है, तो उष्ण तीक्ष्ण गुण होता है। तो जो पित्तज व्याधि है उसमें क्या नमक देंगे? क्या नहीं देंगे, बंद करवा देंगे अपन। तो दीपनी, अग्नि को दीपन करेगा क्योंकि उष्ण तीक्ष्ण है। आलेपन करने के लिए होता है, आलेपन, नाड़ते, आलेपन जो भी लेप यूज़ करते हैं उसमें नमक डालते हैं तो वो सूक्ष्म स्रोतों में प्रवेश कर जाता है। स्नेहन, स्वेदन करवाते हैं। आपने पंचकर्म पढ़ा होगा, पंचकर्म के बारे में सुना होगा, तो उसमें पूर्व कर्म करवाते हैं जिसमें स्नेहन स्वेदन आते हैं। प्रदान कर्म करवाते हैं जिसमें अपने क्या आता है? वमन आता है, विरेचन आता है, आस्थापन, अनुवासन और शिरोरेचन, ये 5 आते हैं। फिर क्या आता है? पश्चात कर्म में संसेचन करा। तो पूर्व कर्म में स्नेहन स्वेदन कर रहे, उसमें भी मिला रहे नमक। फिर कहाँ मिला रहे? अधोभाग, अधोभाग से क्या करवा रहे साहब? विरेचन करा। ऊर्ध्व भाग से क्या कर रहा है? वमन करवा रहे, निरूबस्ती दे रहे, अनुवासन बस्ती। तो ये चारों जो चीज़ें हैं उसमें अपन दे रहे हैं। ठीक है, शिरस्य विरेचन, शिरो विरेचन करवा रहे हैं, उसमें भी अपन दे रहे हैं। तो देखो क्या आगे 5 तो बीच वाले कर्म आ गए, चरक वाले, और पूर्व कर्म 2 हो गए। इन सारों में नमक यूज़ कर रहे हैं। शस्त्र कर्माणी, शस्त्र कर्म करते हैं उसमें भी करते हैं। वर्ती, अर्थम, अंजनो, उत्सादनेशु, अजीर्ण, आना, है ना, वार्ते, गुल्म, शूल, तदोत्र, इसको हाईलाइट कर लेना, है ना। गुल्म हो गया, शूल हो गया, उदर रोग हो गया, इसमें अपन क्या लेते हैं? नमक का यूज़ करते हैं। ये श्लोक की थोड़ी बहुत लाइन सिमिलर वापस आएगी, तो आप कंफ्यूज मत होना, इसलिए इसको हाईलाइट करवा रहा हूँ। वापस मैं आपको बताऊंगा उसमें और इसमें क्या अंतर था। ठीक है, देखो अभी तक पंचकर्म वाला है, सारे नाम याद रख लेना। पंचकर्म में क्या आता है? वमन आता है, विरेचन आता है, बस्ती 2 प्रकार की बता रखी, आस्थापन, अनुवासन, दोनों बस्ती के अलग अलग बता दिए चरक ने। फिर एक बच गया शिरोरेचन, तो सारी में नमक यूज़ कर रहे हैं। फिर क्या बच गया? पूर्व कर्म देखा था स्नेहन सेदन में। फिर उष्ण तीक्ष्ण होता है, दीपनी होता है, स्निग्ध होता है, ये आपको पता है। शस्त्र कर्म को यूज़ करें, उसमें भी अपन क्या लेते हैं? शस्त्र कर्म अपन यूज़ करें, वहाँ पर भी क्या करते हैं अपन? इसको नमक को डाल के फिर वो जलाते हैं वगैरह करवाते हैं। ठीक है, अंजन वगैरह में भी यूज़ करते हैं। देखो वर्ती ले ली, वर्ती बना ली अपन ने, गुद वर्ती होती है, अंजन में करते हैं, उत्सादन इनमें यूज़ करते हैं। बाकी जो रोग है उनको याद रखना, अजीर्ण, आना, इनको छोड़ देना, लेकिन गुल्म, शूल, तदोत्र याद रखना, क्योंकि ये कन्फ्यूज़ करेगा आगे वाले श्लोक में। ठीक है, अपन बताऊँगा मैं आपको। फिर देखो मूत्र, मूत्र कितने होते हैं? देखो इसको कैसे याद करोगे मूत्र को? तो 2-2 के कॉम्बिनेशन बना लेना, इधर साइड में लिख लेना, यहाँ पर जगह है ना आपके, यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाना, 2-2 के पेयर बनाएंगे अपन। सबसे पहले लिखना यही नाम जो श्लोक में आ रखे, है ना, नहीं तो भूल जाओगे कि श्लोक में तो अपने हिंदी में तो ऊँट याद किया, यहाँ कुछ और ही मिल रहा है अपने को। ठीक है, ऐसा मत करना, आप जो श्लोक है ना उसी के लिखवा देता हूँ मैं आपको। देखो सबसे पहले अवि किसको बोल रहे हैं? अवि किसको बोलते हैं? यहाँ पर भेड़ को बोल रहे हैं, तो अवि लिखो। यहाँ पर अवि भेड़ और बकरी होती है, तो अवि लिख लिया, फिर लिख लो अजा, अवि के साइड में लिख लो अजा, ये एक पेयर बन गया, है ना, भेड़ और बकरी, याद रख लोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेयर बनाओ, गो माहिष और गो का, है ना, गोमूत्र और माहिष मूत्र लिख लेना। गो यानी गाय, गाय का उल्टा मतलब गाय के सिमिलर क्या होता है? माहिष मतलब भैंस होता है, तो यही लिखना। ठीक है, तो पहला पेयर क्या था? आवी और अजा, है ना।
आ हो गया, अवि और अजा। फिर आ गया गाय और भैंस यानी गौ और महिष। फिर आता है क्या हस्ती, हस्ती मतलब हाथी, हाथी के सिमिलर क्या होता है, ऊँट होता है, तो उष्ट्र लिख लो, ठीक है, तीसरा पेयर बन गया। फिर चौथा पेयर क्या बनाओगे, खर, खर मतलब कि एक खुर वाले, खर, खर मतलब क्या हो गया, घोड़ा, गधा हो गया। फिर हयश मतलब कि घोड़ा हो जाएगा, तो ये लिख लेना सिमिलर। तो ये 4 पेयर बनाए जिसमें से अपन ने 2-2 के पेयर बनाते, तो याद रख लेना। अब इसमें कुछ नहीं करना, जब आपको दूध के 8 टाइप पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर घोड़े और गधे का जो मूत्र है वहाँ पर दूध में पढ़ाऊंगा, वहाँ पर एक ही नाम आ जाएगा कि एक सप या एक खुर वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, जानवर का एक ही नाम आ जाएगा। और दूध में दूसरा कौन सा ऐड कर लेंगे, स्त्री का दूध ऐड कर लेंगे, तो टोटल संख्या में कितने हो जाएंगे, दूध में भी 8 हो जाए, बाकी सब सिमिलर होगा, ठीक है। अब देखना, मुख्यानि यानी दिष्टानी सर्व त्रेय शासने, आत्रेय के शासन में मूत्र कितने प्रकार के थे, तो 8 प्रकार के थे। ये कभी दे के पूछ सकता है कितने प्रकार थे मूत्र के आत्रेय के शासन में, तो कितने थे साहब, 8 प्रकार। 4 पेयर बनाए थे जिसमें जानवरों के नाम आए थे। पहला कौन सा था, बकरी वाला था, यानी भेड़ बकरी हो गया, है ना। और दूसरा कौन सा हो गया था, गाय और भैंस हो गया था। फिर हस्ती और ऊँट हो गया था, ऊँट हो गया था। फिर घोड़ा और गधा हो गया था। तो ये कितने 4 पेयर बना लिए थे जो संख्या में 8 हो रहे थे, ठीक है। अब इनके देखो सामान्य जो मूत्र होते हैं, जैसे नमक था उनके गुण देखे थे, वैसे अपन देखते हैं इनके भी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दिमाग डाइवर्ट मत करना, ध्यान से देख। आपने गौमूत्र कभी जिन लोगों ने पिया होगा, कैंसर में बहुत अच्छा यूज़ है इस गौमूत्र का, तो देखा भी होगा, तो वो क्या होता है, उष्ण होता है, थोड़ा गर्म होता है, तीक्ष्ण होता है। तो यही नमक के गुण थे, थे पढ़ के आ चुके हैं। रुक्ष, अरुक्ष होता है, देखो, है ना, अरुक्ष है। कटु रस होता है, लवण अनुरस होता है ना। मूत्र उत्साहते युक्तम युक्तम आलेपम, किस किस में यूज़ कर रहे हैं अपन, उत्सादन में कर रहे हैं, आलेप लगाते हैं उसमें कर रहे हैं, आस्थापन बस्ती में भी देते हैं, देखो, है ना, मूत्र की आस्थापन बस्ती देते हैं गौमूत्र में। विरेचन करवाते हैं तब भी अपन दे सकते हैं, कि गौमूत्र क्या करवा सकता है, विरेचन करवा सकता है। स्वेदन करवा रहे हैं वहाँ पर दे सकते हैं। आना वगैरह जो रोग आ रहे हैं उसमें दे सकते हैं। उदर रोग हो रहा है, अर्श रोग हो रहा है, गुल्म, कुष्ठ, किलास, स्किन डिसऑर्डर है ये सारे, है ना। गुल्म हो गया, वातज, परिषेक करवा सकते हैं गौमूत्र का, आना में दे सकते हैं। ये लाइन याद रखना, दीपनीय विषग्न च कृमिघ्न च उपदिश्यत। क्या बोल रहा है, दीपन करवाएगा, विष को घ्न यानी खत्म करने वाला होगा, कृमि घ्न यानी कृमि को खत्म करने वाला होगा। तो ध्यान रखना, दीपन विषग्न कृमिघ्न कौन है, मूत्र है, सामान्य मूत्र के गुण है, ठीक है। पांडु रोग हो गया यानी कि एनीमिया। आना हो गया, उत्तमम शर्मम च उच्यते। तो ये किसके लिए आता है, आरोग्य देने, मतलब प्रशस्त या आरोग्य देने वाला कौन होता है, तो गौमूत्र के बारे में या मूत्र के बारे में बता रखा। क्या लाइन है, पांडु रोग से पीड़ित रोगियों के लिए विशेष कल्याणकारी कहा गया है किसको, मूत्र को। तो पांडु रोग क्या होता है, एनीमिया, एनीमिया के लिए सबसे बेस्ट ड्रग्स होती है तो गौमूत्र आप ले सकते हो। क्यों, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है कि वो ब्लड को बढ़ाएगी, ना जी ना, वो क्या करेगी, जो श्रोतो अवरोध हो रखा है या रक्ताग्नि है, हर एक धातु की अग्नि होती है, उस अग्नि को इम्प्रूव करता है, जिसके कारण क्या होगा, ब्लड बनेगा बॉडी में और एचबी की क्या हो जाएगी, कमी दूर हो जाएगी, ध्यान रखना। तो पांडु रोग उपशिष्टा नाम उत्तमम शर्म च उच्चयते। तो कौन सा यहाँ पर बता रखा, शर्म उच्चयते, किसके लिए, पांडु रोग के लिए सबसे बेस्ट क्या है, मूत्र बता रखा है ना। और मूत्र में अपन जानते हैं, यदि कुछ नहीं दिया तो गौमूत्र अपन लेते हैं, ठीक है। मूत्र पीने से कफ का शांत होता है ना। तो श्लेष्माणानाम शमयत, किसका शमन करेगा, कफ का शमन करेगा, क्योंकि उष्ण तीक्ष्ण गुण है। पित्तम मारुतम, तो क्या कर रहा है, वायु का अनुलोमन कर रहा है। तो ध्यान रखना, ये वायु का तो अनुलोमन कर रहा, लेकिन कफ का क्या कर रहा है, शमन कर रहा। वायु को अनुलोमन मतलब जो नीचे से निकालता है वो क्या हो गया, तो वात का तो अनुलोमन करवाएगा और कफ का क्या कर रहा है, शमन कर रहा है। समझ में आ गया। फिर देखो, गुदा मार्ग से पित्त को निकाल, तीनों दोषों पे काम कर रहा, लेकिन अलग अलग से काम कर रहा। कफ के लिए शमन कर दिया, पित्त के लिए वात के लिए क्या कर दिया, अनुलोमन कर दिया, और पित्त को क्या कर दिया, अधोभाग से निकाल दिया, किसके रूप में, विरेचन के रूप में, कर्षण करके नीचे से निकाल दिया। तो गुद मार्ग से पित्त को बाहर निकालता है। ध्यान रखना, तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको, कि क्या कर रहा है, वात के लिए क्या कर रहा है, अनुलोमन कर रहा, पित्त के लिए क्या कर रहा है, अधोमार्ग से कर्षण करके निकाल, कफ के लिए क्या कर रहा है, समन करवा रहा। कौन है ये, मूत्र के बारे में बता रखा, इतना सा आप याद रखना, ठीक है। तो ये मूत्र के हो गए। अब इन 8 प्रकार के जो मूत्र हैं उनमें बेटा बता रखा कौन सा रस अलग अलग होते हैं, सिर्फ मूत्र के बारे में ही बता रखा है ना, दूध में नहीं बता रखा ऐसा वो। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के 100% आपको कोई ना कोई एग्जाम में देखने को मिले होंगे। अब इनको याद करने के लिए मैं श्लोक बता दूंगा, चला जाऊँगा, आप भूल जाओगे, लेकिन अपन याद करते हैं इसको
एक डायग्राम से, है ना। ये किसी अदर कोचिंग का था, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने ये वहाँ से पिकअप कर लिया। देखो अष्टविध मूत्र में होते हैं, क्या क्या था। एक तो अपन ने देखा था हाथी और इसका पैर देख लिया था, वाजी मतलब घोड़ा। फिर अपन ने घर, खर किसको बोलते हैं, गधे को बोलते हैं। और खर, और एक क्या होता था, कहाँ गया उसका उल्टा, खर का उल्टा क्या होता है ना, अभी, अभी का उल्टा क्या हो गया, बकरी। और एक क्या हो गया, अजा। तो ये दोनों का पेयर यहाँ पर बना देता हूँ, है ना। ये दोनों घोड़ा और गधा का ये पेयर बन जाता है। हाथी और ऊँट का ये पेयर बना देते हैं, है ना। और महिष और गाय का ये पेयर। तो ये मैंने पेयर के अकॉर्डिंग याद करवाया था। अब देखना, जो मैं आपको याद करवाता हूँ कैसे कैसे याद करना। देखो वाजी घोड़ा जो होता है वो तिक्त कटु रस वाला होता है, इतनी सी बात ध्यान रखो। अब जो घोड़ा है ना, वो क्या कर रहा है, इसमें घोड़े में बहुत सारे व्रण बन रहे हैं, है ना। व्रण बन रहे हैं और स्किन डिसऑर्डर हो रखा है, देखो बीच में कलर चेंज हो गया, है ना। तो कुष्ठ, कुष्ठ किसको बोल दिया, स्किन डिसऑर्डर। व्रण, बीच बीच में घाव बन रहे हैं। और विषापमम, विष पी लिया तो बार बार उल्टी कर रहा है, तो विषापमम के लिए क्या यूज़ करते हैं अपन, वाजी, है ना। वाजी मतलब कि जो घोड़े का मूत्र है वो यूज़ करते हैं इन डिजीज़ में, है ना। कुष्ठ हो गया, व्रण हो गया, विषोपमम हो गया, ऐसे याद करना। ये दिख रहा है आपको घोड़ा, इसके ऊपर बहुत सारे व्रण बने हैं, कलर चेंज हो गया, कुष्ठ हो रहा है, विष पी लिया, बार बार उल्टिया कर रहा था, विषोपमम। इन तीनों के लिए क्या आता है यहाँ पर, जो वाजी है उसका मूत्र आता है। तो देखो वाज चेतो विकारणम तू आ जाए या तिक्त कटुरस आ जाए, इसमें यूज़ करते हैं। अब देखना तिक्त कटुरस। अब देखो खर, खर मतलब गधा। और तो गधे जैसी हरकतें कौन करता है, जिसमें या तो वो लग जाए ग्रह विना, ग्रह लोग लग जाए। ग्रह क्या होता है, जैसे कि कहते हैं ना कि इनको ग्रह दोष हो गए, तो ये पागलपंती वाली हरकतें कर रहा है। उन्माद हो जाए या अपस्मार हो जाए। उन्माद किसको बोलते हैं, पागलपन को। अपस्मार किसको बोल रहे हैं, मिर्गी के दौरे आते हैं। अपन कहते हैं ना मिर्गी के दौरे आते हैं, उसको गधे या घोड़े का मूत्र वगैरह सूंघाते हैं या जूते वगैरह सूंघाते हैं, है ना, आपने सुना होगा ऐसी। तो ये चीज़ें कहाँ है, बिल्कुल बेकार गंध होती है इन दोनों की, है ना। गधे और जो गोबर वगैरह इनके सूंघते हैं तो कितनी बेकार सी गंध आती है, आपने देखी होगी आसपास कहीं भी, है ना। तो वहाँ पर क्या है, उन्माद और अपस्मार और ग्रह विनाश को दूर करने वाली इतनी तीक्ष्ण गंध होती है, तो ये सारा ही खत्म कर देती है, उसका पागलपन तो कहीं जाए और नाश कर देगी। तो ध्यान रखना, उन्माद अपस्मार वाली बातें किसमें, गधे में आ रही। तो देखो एक गधा कैसी हरकतें कर रहा, पागलपंती वाली हरकतें कर रहा, जैसे ग्रह बाधा रोग हो गए वो जो, है ना। तो उन्माद अपस्मार या ग्रह विनाशनी वाली बात आ जाए तो वो किसकी, खर के मूत्र से दूर किया जा सकता है। याद रख लोगे। वाजी की बात की थी, घोड़े में देखो कैसे कुष्ठ हो रखा है, स्किन डिसऑर्डर हो गया, उल्टी कर रहा है जहर पी पी के, है ना। तो विष वाली बात आ रही, व्रण वाली, दो याद रख ली। अब चलते हैं अपन किस में, अभी और अजा में चलते हैं। तो देखो अभी मतलब क्या था, भेड़ था। अब भेड़ का जो होता है ना वो भी तिक्त रस वाला होता है, ध्यान रखना, कड़वे कड़वे। क्योंकि ये भेड़ होते हैं ना, जैसे वो देवासी समाज चराते हैं इनको, तो वो क्या करते हैं कि ये जंगल वगैरह में ले जाते हैं या कहीं रेगिस्तान वगैरह, तो वहाँ पर झाड़ियाँ ही होती है, और झाड़ियाँ जो होती है उनका रस ही क्या होता है, तिक्त होता है, कड़वा होता है। तो कड़वी कड़वी चीज़ें खाएगी तो उसका मूत्र भी क्या आएगा, कड़वा कड़वा आएगा, है ना। तो ध्यान रखना तिक्त वाले में, है ना। और ये आपने देखा होगा वो भेड़ के साथ ऊँट भी आते हैं, आते क्या ना आते। तो देखो ऊँट का रस भी क्या हो गया, मूत्र का तिक्त रस हो गया। तो ध्यान रख लोगे, दोनों के रस याद हो गए आपको। अब चलते हैं कौन कौन सी चीज़ें खत्म कर रहा है। तो पित्त का अविरोधी होता है अभी का। तो ध्यान रखना, जिसमें पित्त बढ़ रहा है और स्निग्धता करवानी है तो क्या करोगे, अभी का दूध यानी भेड़ का दूध पिला देना, ठीक है। सॉरी, भेड़ का मूत्र पिला देना, है ना, गलत बोल गया मैं। पित्त अविरोधी होता है कौन, अभी का। फिर बात करते हैं अभी का उल्टा क्या हो गया, अजा। अजा अपन देखते हैं तो कषाय मधुर होता है ना, तो बकरी का थोड़ा जो होता है वो किसा होता है, मधुर होता है। जबकि अपने गाय का रस भी किसा होता है, मधुर। इसीलिए ज़्यादातर किसका दूध पिया जाता है, जो मधुर होता है ना। तो कौन सा होता है, गाय का अपन पीते हैं, मधुर होता है, मीठा दूध होता है। और उसका मूत्र भी होता है, वो भी मधुर होता है। ये मैं मूत्र बता रहा हूँ, लेकिन याद करने के लिए बता रहा हूँ कि हाँ ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। तो मूत्र क्या होता है, मधुर ही होता है गाय का। जबकि अजा, अजा मतलब बकरी, बकरी का क्या होता है, वो भी मधुर होता है, इसीलिए तो ज़्यादा इनका पीते हैं, है ना। तो कषाय मधुरम, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखो क्या बोल दिया, पित्त का अविरोधी कौन हो गया, अभी मतलब भेड़ का मूत्र हो गया। जबकि अजा में देखे तो पथ्यम, पथ्य बोल दिया। सबसे पथ्य क्या होता है, किसका मूत्र होता है, ध्यान रखना, अजा का मूत्र होता है साहब। क्यों, क्योंकि आपने देखी होगी भेड़ क्या ये जो बकरी होती है दिन भर घास फूस या झाड़ियाँ वगैरह खाती रहती है, कड़वी वगैरह, है ना, जो भी बेकार चीज़ें होती है। जैसे कि खाएगी तो क्या, घास फूस ही खाएगी हमेशा, लेकिन खाएगी कौन से रस वाली, तिक्त रस वाली, कषाय वाली, ऐसी खाएगी। तो उसके क्या हो जाता है, जो मूत्र निकलता है वो भी बहुत यूजेबल हो जाता है, इसलिए पथ्य बोल दिया। एक तो हरितकी को बोला है पथ्य, और एक बकरी के मूत्र को बोला है पथ्य। क्यों, क्योंकि ये दोष तीनों दोषों को हरने वाली होती है, इसलिए, ठीक है। फिर देखते हैं चौथा पेयर बनाया था अपन ने कौन सा,
एक तो हाथी वाला और एक ऊँट वाला। तो हाथी देखो कैसा है, ये जो वॉशरूम का पोर्ट होता है उस पर बिठा रखा है इसको। क्यों बिठा रखा? क्योंकि देखो लव लव किससे कर रहे हैं, जंगलों में जो हाथी हैं उनसे करने लगे। मोदी जी भी गए थे आजकल फोटो खिंचाने, है ना, जो सेंचुरी का उद्घाटन हुआ था उसमें। तो हस्ती हस्ती मतलब हाथी से अपन क्या कर रहे हैं, लव कर रहे हैं। तो लवण रस होता है इसका, ऐसे ध्यान रखना, है ना। और ऊँट का याद कर ही लिया था। ऊँट कहाँ रेगिस्तान में घूमते हैं तो उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं होती, झाड़ियाँ खाते हैं, वो तिक्त रस वाली होती है। जैसे ऐसा भेड़ भी होता है, तो दोनों का रस अपने साथ में। अब देखो क्या हो गया इसको, कृमि कृमि हो गए, कुष्ठ रोग हो गया इसको, प्रस्रवबंध वीण मूत्र, इसको क्या हो रहा, प्रेशर नहीं आ रहा, है ना, क्या हो रहा, कॉन्स्टिपेशन हो रहा नहीं, क्या हो रहा है, इसको मूत्र भी नहीं आ रहा, दोनों। इसीलिए तो इसको पोर्ट पे बिठा रखा है ना, वॉशरूम वाले। तो क्या कर रहे हैं, वीण वीण मतलब कि क्या हो गया, मल हो गया, मूत्र हो गया, दोनों का क्या कर रहा है, बंद हो रहा है। तो प्रशस्त बंध वीण मूत्र वो है, वो हाथी के मूत्र से तोड़ी जा सकती है, यानी चिकित्सा में यूज कर सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है, विष श्लेष्म आम अर्श शाम, देखो अर्श का नाम आ गया, श्लेष्म आम अर्श शाम, यानी अर्श भी हो गया, इसको पाइल्स हो गया, इसलिए तो बैठा है ज़्यादा, इसलिए कॉन्स्टिपेशन हो रहा। जो भी अक्सर पाइल्स वाले पेशेंट होते हैं उनको क्या होता है, मल मूत्र वीण जो बंद होता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन, और मूत्र भी नहीं आता, और इसीलिए अर्श बन जाता है। तो ये तीनों किस में हो रही है, हाथी में हो रही है, तो हस्ती लवण में ये चीज़ें ध्यान रखना। कृमि कुष्ठिनोद प्रसव बंद वीण मूत्र विष श्लेष्म आमय अर्श शाम। ठीक है, अब क्या बच गया अपने लिए, ऊँट की बात करते हैं। ऊँट को क्या हो रहा है, देखो इसके फेफड़े दिख रहे हैं यहाँ से, है ना, एक्सरे करा हो जैसे इसके फेफड़े दिख रहे हैं, है ना। तो जो लंग्स वाली डिजीज है, जैसे श्वास हो गया, अस्थमा, कांस हो गई, खांसी, इनको घन करने वाला होता है कौन, ऊँट होता है ना। ऊँट का मूत्र होगा, याद रख लेना, ऐसे डायग्राम याद रहेगा, कर लोगे। ठीक है, फिर आते हैं दो बच गए हैं, एक तो गाय और एक भैंस। गौवे का क्या होता है, कृमि कुष्ठनोद, सेम टू सेम लाइन कहाँ आई थी, एक ही है, कहाँ गई थी, हाथी में आई थी, कृमि कुष्टि नाम करके आया था, जबकि क्या आएगा यहाँ पर, कृमि कुष्टि नोता है। ठीक है, मैं भी श्लोक में भी ले जाके चलूँगा, थोड़ी देर पेशेंस बना के रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। फिर देखना, कंडूच सम्यत पीतम सम्य दोष हतोहितम, इतना कुछ याद नहीं करना। कृमि कुष्टि नोत किस में आया, गव्य में आया, दोषों को घन करने वाला होता है, और मेद्य भी होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, कौन, गव्य का मूत्र। फिर बच गया भैंस का, भैंस का ससारम, सार वाला मूत्र होता है सार। अर्श शोक उदर घ्न, अर्श शोक उदर रोग हो जाए उनका, घ्न करने वाला होता है भैंस का। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना। और सुश्रुत किसका, मनुष्य का मूत्र भी मानता है, विषोपमम, विष का उपमम करने, विष को खत्म करने के लिए होता है कौन, मनुष्य, ये सुश्रुत बोलता है। जबकि चरक अपने मनुष्य का मूत्र का यूज़ ही नहीं बोला है, नाम ही नहीं आया, जबकि सुश्रुत ने दिया। ये बात आप पीसी के लिए लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो अर्श किसे हो रहा है, अर्श किस में आया था, तो आप जान रहे ना, हस्ती में आया कि नहीं आया। फिर किस में आया था, अर्श ऊँट में आया साहब, ऊँट में देख लिया अपन ने, उष्ट में, है ना, यू से। और एम से क्या देखा था अपन ने, और अर्श कहाँ पर आ रहा था, देखो, है ना, अर्श और किस में आया था, देखो यहाँ पर, इसमें आया और इसमें आया, है ना। अर्श अपने माहिश में आया था। तो तीन चीज़ें, हुमा में क्या आ रहा था, हुमा जो एक हीरोइन मान सकते हो, हुमा, HUMA, एस से हस्ती, ऊ से ऊष्ट, एम से माहिश मूत्र हो जाता है, इसमें क्या हो गया, अर्श। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं। अब देखो श्लोक में मैं आपको समझा देता हूँ फटाफट। देखो क्या बोल रहा है, आविमूत्रम सदिग्धम, देख लिया अपन ने, तिक्त होता है, पित्त का अविरोधी होता है साहब, है ना। फिर अजा का देख लिया अपन ने, पत्यम होता है, बकरी का ही रहता है पत्यम। और रस भी देख लिया, कषाय में याद हो गया। गो का देखा अभी, समधुरम होता है, दोषग्न होता है, कृमि कुष्ठनुत होता है ना। देखो ये कृमि कुष्टि नुत दे रखा है गाय में, जबकि हाथी में क्या पढ़ोगे आप, हस्ती मूत्र में कृमि कुष्टि नाम, ये कई बार दे देता है कृमि कुष्टि नाम किसका मूत्र होता है, तो हस्ती का होता है। बाकी लव करते हैं तो लवण रस हो गया, है ना। बाकी अर्श शोक उदरग्न किस में पढ़ा था, भैंस में पढ़ा था, अर्श शोक उदरग्न, माहिश का मूत्र होता है, क्या होता है, रससारम होता है। फिर मैंने आपको बताया था कंडूस में, ये तो देख लिया था। बंद वीण मूत्र वाली, विष वाली किस में बात आ रही थी, हाथी में आ रही थी। सदिक्तम किस में, तिक्त रस किसका, उष्ट का बताया था। क्या क्या उसके लंग्स देखे थे अपन ने, जिसमें डिजीज क्या थी, सांस कांस थे, है ना। बाजी घोड़े में देख रहे हैं तो तिक्त कटु रस था। कुष्ठ व्रण विषापमम, उल्टिया कर रहा था वो, वहाँ पर देखा था अपन ने, समझा था। गधे वाली बात आ गई थी किसमें, पागलपंती वाली डिजीज में। तो ये याद कर लिया, ऐसे ऐसे ध्यान रखना, तो ये आप लॉन्ग टाइम तक याद कर पाओगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर पाओगे। फिर 8 दूध होते हैं, जिसमें से आपको पेयर बनवा दिए थे मैंने, है ना, 4 पेयर बनवाए थे, जिसमें ध्यान रखना जो लास्ट वाला पेयर था, जिसमें अपन घोड़े और गधे को ले रहे थे, वहाँ पर लिख लेना एक शब्द वाले, और बराबर प्लस दूसरा कौन सा हो जाएगा वहाँ पर, स्त्री दूध हो जाएगा। देखो क्या क्या 8 वर्ग बता दिए इसमें, आवी हो गया, है ना, अजा हो गया,
गो हो गए, भैंस हो गई, और क्या हो गया, उष्ट हो गया यानी ऊँट हो गया, है ना, और घोड़ी वर्ण वर्ण व्यायाम, और स्त्री स्त्री हो गई। तो ये 8 हो जाते हैं ना, हाथी ऊँट हो गए। ठीक है, तो देख लेना, इसको लिख लेना पेयर बना के। ठीक है, इस चीज़ को इससे ध्यान रखना। अब देखो दूध में तो कुछ है नहीं इतना, ये वापस मैंने दे भी रखा है, मैंने वैसे आपको समझा दिया अच्छे से, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं बचती। अब देखो यहाँ पर दुग्ध के सामान्य गुण दे दिए। सामान्य गुण क्या होते हैं दूध के, प्रायसो मधुरम, मधुर रस होता है, स्निग्ध शीत स्तन्य पयो पम, है ना, मतलब तो क्या है, स्तन्य के क्या होता है, शीत गुण का होता है दूध, स्निग्ध होता है, मधुर होता है प्राय, पीड़नम ब्रंगणम वृश्यम मेद्यम बल्यम मनस्कृतम। ध्यान रखना, हाईलाइट कर लेना इस चीज़ को कि पीड़न करवाता है किसका, रस का, ब्रंगण करवाता है, वृश्य होता है, मेद्य होता है, बल्य होता है। अब ये एटलीस्ट आप सोचोगे ना तो वैसे आप दूध ही करोगे, इसका ऑप्शन यदि आंसर आएगा ना वो दूध ही आएगा। ध्यान रखना, आपको यूजिम तो लिखना पड़ेगा, तो ध्यान रखना पीड़नम ब्रंगणम वृश्यम मेद्यम बल्यम मनस्कृतम, ये किसके दूध के सामान्य गुण है। फिर जीवनी होता है श्रमण, श्वास काश नीर बना, श्वास काश में भी देते हैं ना, ठीक है, हंती शोणित पित्त, है ना, रक्त पित्त जो होता है, संधान करवाने वाला, सर्व प्राण भृता सात्यम में, याद कर लेना ये श्लोक की लाइन, सर्व प्राण भृता सात्यम किसके लिए आती है, दूध के गुणों के लिए, शमन शोधन करवाता है। फिर देखो तृष्णाग्न दीपनियम श्रेष्ठम क्षीण शतेषु प्राण रोगे पांडु रोगेशु अम्ल पित्ते, अम्ल पित्त में और पांडु रोग में अपन दूध देते हैं, है ना, जैसे मूत्र बता रखा था वैसे ही दूध भी बताया। शोषे गुल में तदो उतरे, ये लाइन आई थी क्या, ना आई थी पहले, लेकिन सेम नहीं थी, नमक में आई थी ना वो अलग थी, शोषे गुल में तदो उतरे सेम दिख रही है लेकिन अलग है, तो कंफ्यूज मत होना, शोषे नाम पहले आ रहा तो वो किस में आ जाता है, शोष। शोष मतलब सारी धातुएं सूख गई, जैसे राज अक्षमा में होता है ना, शोषे किसको बोल दिया, राज। अब राज अक्षमा को क्या करेंगे, बल देने के लिए दूध पिलाएंगे, मूत्र थोड़ी पिलाएंगे, तो शोषे पहले आ रहा तो समझ जाना है किसकी लाइन है, दूध की लाइन है। जबकि मैं आपको बताता हूँ किसमें, लवण वाले में अपन देखें एक बार, देखो लाइन देखना कहाँ पर गई, देखो 2 मिनट, सामान्य मूत्र है, नमक में आई थी, है ना, तो देखो गुल में शूले तदोत्रे, इसमें कहाँ से, गुल्म से स्टार्ट हो रही, अब गुल्म है तो नमक दे सकते हो, जबकि वहाँ पर क्या आ रहा है, शोषे लाइन आ रही है। इस चीज़ को ध्यान रखना, इसको याद रखना है ऐसे, है ना, शोषे गुल में तदोत्रे किसकी लाइन है, दूध की लाइन है, जबकि वहाँ पर गुल में आ रहा है तो किसकी लाइन हो जाती है, नमक की। फिर अतिसार ज्वर में देते हैं, दाह में देते हैं, क्योंकि शीत वीर्य का है ना, योनि शुक्र प्रदेशु, योनि के जो और शुक्र के दोष होते हैं उनमें दे रहे हैं, मूत्रेण प्रदेशु, मूत्र के जो रोग है, पुरुष ग्रंथि दे, पुरुष को बांधना हो, वात पित्त विकारणम, वात और पित्त विकारणों के लिए पथ्य माना गया है, नश्य के लिए दे सकते हैं, वमन आस्थापन बस्ती में देते हैं ना अपन, क्षीर बस्ती देते हैं, विरेचन स्नेह से पयम सर्वोत्तम युक्त है, विरेचन के लिए स्नेहन करवाने के लिए अपन यूज़ करते हैं। तो पंचकर्मा में जो सारी चीज़ें आ रही है ना उसमें अपन दूध का यूज़ कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान। लाइन कौन सी, 3-4 लाइनें थी, मैंने आपको बता दी, हाईलाइट करवा दी। अब देखो इसमें ये इंडेक्स दे रखी है, आप वैसे पढ़ोगे आगे जाके, है ना। अब देखो शोधनाथ 3 वर्ष बचा है ना, ये पढ़ लेते हैं बस, आज का लास्ट टॉपिक है। अब देखो शोधनाथ 6 वृक्ष होते हैं, उसमें 2-2 डिवीज़न कर रखे हैं, एक तो 3 वृक्षों का कॉम्बिनेशन बना दिया और एक 3 वृक्ष। अब इसको कैसे याद करोगे, 6 वृक्षों के नाम देखो, मैं आपको डायरेक्ट ही याद करवा देता हूँ, ऐसे लिखना AAS, आस, क्या लिखोगे, आस, ऊपर वाला क्या करवाएगा, वमन करवाएगा, नीचे वाला क्या करवाएगा, विरेचन करवाएगा, ध्यान रखना। आस लिखना, आस में क्या लिखोगे, ऊपर वाला वमन, नीचे वाला विरेचन करवाएगा। ऊपर वाला क्या होता है साहब, तो वो होता है अश्मंतक, क्या लिखोगे यहाँ पर, अश्मंतक लिख लेना, ठीक है, वमन करवाने वाला कौन होता है, अश्मंतक। फिर नीचे वाला क्या लिखोगे, एस से स्नुई, स्नुई क्या करवाती है, विरेचन होती है, तीक्ष्ण विरेचन कर। बीच में क्या बच गया, जो वमन और विरेचन दोनों करवाता है वो हो गया अर्क। आंकड़े को यदि अपन दूध पी लेते हैं या गलती से अपन चला जाता है तो वमन हो जाता है या फिर विरेचन हो जाता है, दोनों काम करवाता है। तो आज से याद रखना AAS, अश्मंतक, अर्क और स्नुई। फिर दूसरी क्या याद रखोगे, 6 वृक्ष है ना, तो उसमें से देख लिया, देखो शोधना 3 वृक्ष में क्या है, फलिनी मूलिनी के अलावा दूसरे 3 वृक्ष शोधन कर्मों में प्रयुक्त होते हैं। स्नुई हो गया, अर्क हो गया, अश्मंतक, नाम भी दे रहा है, अश्मंतक का प्रयोग वमन में, ये पढ़ लेना, मैंने आपको याद करवा दिया वैसे तो। शोधनाथ पूर्ण 3 वृक्ष और होते हैं, कैसे याद करोगे, पुतिक से, पुतिक, पु से क्या हो गया पुतिक, ती से तिलवक, कर से कृष्णगंधा, है ना, ये लिख रखा ना मैंने, देखो इसमें दे भी रखा है, श्लोक में पढ़ोगे आप तो देखो, एक तो क्या हो गया, पुतिक हो गया, तिलवक हो गया और कृष्णगंधा, 3 वृक्ष आ गए। अब जो पुतिक और तिलवक, पुति 2 हैं, वो 2 क्या करवाते हैं, विरेचन करवाते हैं, क्या करवाते हैं, विरेचन करवाते हैं। देखो पुतिक और तिलवक विरेचन करवाते हैं, जबकि कृष्णगंधा है वो शोधन करवाता है, क्या करवाता है, शोधन करवाता है, किसके लिए, स्किन डिसऑर्डर, विसर्प हो गया,
और दद्रु हो गया, विद्रति हो गया, गलकंड, कुष्ठ, अलजी, ये स्किन डिसऑर्डर है, उसमें अपन शोधन करवाते हैं। शोधन मतलब वमन विरेचन दोनों करवाते हैं। तो शोधन कृष्णगंधा करवाता है, वमन विरेचन के लिए कृष्णगंधा। तो ये कितने 6 ड्रग्स होते हैं जो कि क्या करवाते हैं, शोधनात् होते हैं, शोधन। तो ऊपर वाली ट्रिक क्या थी, आज से, और नीचे वाली थी पुतिक। तो आज किसकी करनी है, पुतिक की करनी है। तो क्या याद रखोगे, आज से अश्मन तक अर्घ, स्नुई, पुतिक, तिलवक, कृष्णगंधा, ये वृक्षों के यूज़ कहाँ पर कर रहे हैं, वो इन चीज़ों को ध्यान रखना। सारा कुछ मैंने विमर्श वगैरह छांट के और आपके लिए ट्रिक बनाई थी, ध्यान रखना। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना, वैसे ही। तो थैंक यू एवरीवन।